तो स्वागत है आप सभी का सभी एजुकेशन चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज हमारी जो क्लास है ये सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए हम टॉपिक वाइज प्रश्न को करेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट की है जिसमें वर्णमाला, शब्द रूप और शब्द रचना के टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है समास का, जिसमें समास के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है। गौर कीजिएगा, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं। आपको शब्द दिए जा रहे हैं राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया। इनमें समास के नाम आपको बताने हैं, वो भी क्रम के साथ। तो दोस्तों हमारा राह खर्च में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। राह खर्च का विग्रह करें तो होगा राह के लिए खर्च अर्थात तत्पुरुष समास। दूसरा है व्यर्थ यानी कि बिना अर्थ के, तो यहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और अगला शब्द है गोला बारूद, जिसमें योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह आपको मिल जाए तब आप वहाँ पर मान लीजिएगा कि द्वंद्व समास होगा। तब हमारा क्रम से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और छुट भैया में हमारा कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। छुट भैया का विग्रह क्या होगा? छोटा भैया, अर्थात जो छोटा शब्द है ये भैया का क्या है? विशेषण है, गुण बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए डिटेल में यहाँ पर दिया गया है तो आप डिटेल भी देख सकते हैं इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई या फिर रसोई और घर। तो दोस्तों रसोई घर का समास विग्रह होता है रसोई के लिए घर, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? देखिए आपको नहीं पर विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन है विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर या फिर हिमपात। तो तत्पुरुष समास हमारा विश्वविख्यात में है, आश्चर्यचकित में है और हिमपात में भी है। विश्व में विख्यात और आश्चर्य से चकित और हिम का पात। तो यहाँ पर क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन विषधर क्या होता है? विषधर जिसने धारण किया हो विष को या अर्थात सांप। तो यहाँ पर क्या है? अन्य पद प्रधान हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा विषधर में, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर में है, सुसंग में है, पराधीन में है या दत्त और चित्त में है। तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास बताना है। पराधीन आप देख रहे होंगे, पराधीन का विग्रह होगा पर के अधीन यानी कि दूसरे के अधीन। तब यहाँ पर क्या है? हमारा तत्पुरुष समास है। ये संबंध कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। का, के, की, र, रे, री। तो हमारा इसको विग्रह कर रहे हैं तब क्या आ रहा है? दूसरे के अधीन। तो के शब्द यहाँ पर आ रहा है यानी कि संबंध बता रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व है। तो धर्म बुद्धि में क्या है? कर्मधारय समास होगा। ये आपको याद रखना है। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि, इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। और कर्मधारय समास कहाँ होता है? कौन सा समास है? तो देखिएगा कि यह वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद या उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, लालमणि, मृग नयन, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, किस में है? आपको बताना है। हाथों हाथ में है, प्रत्यक्ष में है, आराम कुर्सी में है या भुज दंड में है। तो कर्मधारय समास हमारा क्या है? भुज दंड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में है। इसका विग्रह करने पर क्या होगा? दंड के समान यानी कि दंडे के समान भुजा जिसकी हो उसे हम भुज दंड कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तिरंगा शब्द में समास कौन सा है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, दुगु है या फिर कर्मधारय है। तो दोस्तों तिरंगा शब्द में हमें क्या हो रहा है कि 3 रंगों का अर्थात तिरंगा, तो यहाँ पर क्या है? संख्या का हमें बोध हो रहा है, यानी कि हमारा क्या है? द्विगु समास है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, संख्याओं का पता चलता है। अगला प्रश्न है जिस समास में दोनों पद प्रधान रहे उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि कहते हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो जिसमें दोनों पद प्रधान रहता है और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुसुमाकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी है या बहुब्रीहि है। तो कुसुमाकर का समास विग्रह किया जाए तो होगा कुसुमों का खजाना, अर्थात फूलों का खजाना।
अर्थात क्या है, बसंत जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अन्न पद प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर है, पाप और पुण्य है, आजीवन है या चौमासा है? तो पीताम्बर में हमारा बहुब्रीहि समास होगा। इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पीत है अंबर जिसका, अर्थात पीला है अंबर जिसका, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी तीसरे का बोध हुआ, तीसरा पद प्रधान हुआ। तो हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, आगे ऑप्शन है तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट है। कूप मंडूक में क्या है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका विग्रह करने पर क्या हुआ कि जिसका ज्ञान कूप हो अर्थात सीमित हो, जिसे हम विशेष व्यक्ति के रूप में लेते हैं, यहाँ क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, निर्दय में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्वंद्व है, दिगु है या फिर बहुब्रीहि है? तो दोस्तों निर्दय में बहुब्रीहि समास है, अर्थात विशेष व्यक्ति के लिए बात हो रही है कि दया जिसमें नहीं है, अर्थात निर्दय। तो क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, लंबोदर का उदाहरण किसका है? बहुब्रीहि का है, द्वंद्व का है, दिगु का है या कर्मधारय का है? तो लंबोदर जो उदाहरण है ये हमारा बहुब्रीहि समास है, अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी का। तो क्या हुआ, हमारा बहुब्रीहि समास हुआ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इसका बहुत ही अच्छे से डिटेल में बहुब्रीहि समास को लिखा गया है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, चक्रपाणी में कौन सा समास है? दिगु है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययी भाव है? तो चक्रपाणी में भी बहुब्रीहि समास होगा। चक्र है जिसके पाणी में या हाथ में, अर्थात विष्णु जी। तो यहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है? तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सपरिवार अर्थात परिवार के साथ है जो, क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, दिगु है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है? तो कमल के समान नयन अर्थात कौन होगा? तो आपको बताना है कमल के समान नयन किसके होते हैं। तो क्या है हमारे यहाँ पर, विष्णु जी। तो विष्णु जी के लिए हम प्रयोग करेंगे बहुब्रीहि समास का। यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो जाएगा, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न, पतझड़ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या दिगु? तो पतझड़ में भी बहुब्रीहि समास होगा। झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, अर्थात विशेष ऋतु होगी, एक विशेष ऋतु में तो पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ एक ऋतु होती है, उसी में हमारे पत्ते झड़ते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, बहुब्रीहि समास हो गया, एक विशेष चीज के लिए प्रकट यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है? धनुर्बाण में हमारा द्वंद्व समास है, एक है धनुष और दूसरा है बाण। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इन दोनों शब्द हमारे प्रधान हैं, इसलिए हमारा द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, और जहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है, और ऑप्शन में हमारा द्वंद्व समास दिया ही नहीं गया है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, दिगु है, द्वंद्व है या कर्मधारय है? तो भुजा है तीन जिसके, त्रिभुज। तो क्या होगा, संख्या का बोध हो रहा है, दिगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर दिगु है? गो के लिए शाला, तो के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है जो हमारा कारक चिन्ह है, इसलिए क्या है, हमारा तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है या कर्म पुरुष है? तो दोस्तों कठपुतली में हमारा संबंध तत्पुरुष है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? संबंध है, संप्रदान है, अधिकरण है या अपदान है? तो ऋण से मुक्त, यहाँ पर हमारा से जो कारक चिन्ह है किस में आता है? अपादान में आता है, अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त हो रहा है, इसलिए क्या है, अपादान तत्पुरुष है, कि जहाँ पर अलगाव का बोध हो वहाँ पर अपादान होता है, और समास हमारा तत्पुरुष है, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों सिंह के लिए सिंह का द्वार
अर्थात क्या हुआ, सिंह द्वार का अर्थ किले महल आदि का बड़ा फाटक होता है। तो ये क्या है, सिंह का द्वार। तो का जो हमारा कारक चिन्ह है वो तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदगति शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या दिगु है? तो सदगति का विग्रह करेंगे तो होगा सद के लिए गति। इसका अर्थ मरने के बाद अच्छे लोक में जाना होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो के लिए हमारा जो कारक चिन्ह है ये किस में प्रयोग होता है? तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर ए इसलिए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निधड़क में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, दिगु, तत्पुरुष या द्वंद्व? तो यहाँ पर जो नी शब्द जुड़ा हुआ है, निधड़क, नी हमारा अव्यय है, निपात है जुड़ा है, इसलिए हमारा क्या है यहाँ पर अव्ययी भाव समास, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कार्य? तो रातों रात में यहाँ पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, और अगर इसका विग्रह करेंगे तो रात ही रात में इसका विग्रह हो जाएगा, और ही क्या है हमारा अव्यय है अर्थात निपात है, इसलिए क्या होगा, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 आज हमने प्रश्न इतने किए हैं, और आपको कैसे लगे प्रश्न बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये चीज़ें भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।